So today we are going to start ionization enthalpy. आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब हम क्या समझेंगे? एक चीज को आप आयोनाइज करना चाहते हो, एक चीज को आप आयोनाइज करना चाहते हो मतलब क्या ना, एक एलिमेंट को आप आयन में कन्वर्ट करोगे। कैसे करोगे? या आपको उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना होगा। तो यहाँ पर हम पॉजिटिव आयन की बात करेंगे, नेगेटिव आयन बनाना वो दूसरा फंडा हो जाएगा। यहाँ पर हमें सिर्फ पॉजिटिव आयन बनाना है बेटा। तो पॉजिटिव आयन हम कैसे बनाएंगे? आयनाइजेशन एनर्जी का डेफिनेशन हमारे पास क्या है? आप एक अच्छा सा हेडिंग दीजिए, आयनाइजेशन एंथैल्पी या फिर आयनाइजेशन एनर्जी, दोनों ही सेम चीज है, प्लस प्लस और माइनस साइन का डिफरेंस है। तो आपको यहाँ पर डेफिनेशन पहले लिखना है कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी, लिखो मेरे साथ, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटरमोस्ट ऑर्बिट ऑफ ए आइसोलेटेड गैसियस एटम, ये वाले पार्ट को अंडरलाइन करो। आइसोलेटेड गैसियस एटम वाले पार्ट को अंडरलाइन करो। आपको एक आइसोलेटेड गैसियस एटॉम से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है या फिर मोर देन वन इलेक्ट्रॉन निकालना है, और आपको बनाना क्या है ना, एक पॉजिटिव आयन बनाना है, एक पॉजिटिव आयन बनाना है। और जितना अमाउंट एनर्जी उसी काम को करने के लिए हमें चाहिए, जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें चाहिए एक आउटर इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एक न्यूट्रल गैसियस एटॉम से, एक आइसोलेटेड गैसियस एटॉम से, उसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड रिप्रेजेंटेड एज mg, m प्लस प्लस e माइनस, m प्लस प्लस e माइनस। ओके, तो आयनाइजेशन एनर्जी को हम कैसे डिनोट करते हैं ना, किलो जूल पर मोल्स में या फिर एनर्जी के यूनिट में डिनोट करते हैं। इसका बोलते हैं हम मोलर आयनाइजेशन एंथैल्पी। मोलर आयनाइजेशन एंथैल्पी मतलब कितना किलो जूल एनर्जी चाहिए हमें इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एक मोल गैसियस एटम का, एक मोल गैसियस एटम का। अगर हम इसे वोल्ट्स में या फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में एक्सप्रेस करें तो इसको हम बोलेंगे आयनाइजेशन पोटेंशियल। पोटेंशियल और एनर्जी के बीच जो डिफरेंस है आप वो 11th में नहीं पढ़ रहे हो, 12th में पढ़ोगे। अभी सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि एनर्जी का यूनिट होता है किलो जूल या फिर जूल, और पोटेंशियल का यूनिट होता है वोल्ट। या आपने 10th फिजिक्स में भी पढ़ा होगा जब आपको रेजिस्टेंस पोटेंशियल वगैरह पढ़ाया गया होगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 जूल, और एक जूल होता है उसका रिवर्स, एक जूल होता है 6.242 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, वेरी नाइस। तो आपको ये वाला आयनाइजेशन एनर्जी का बेसिक डेफिनेशन समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है, बताइए मुझे। एक मेटल है, उससे मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया मतलब मैंने एक इलेक्ट्रॉन को फ्री कर दिया, तो मेटल के ऊपर एक प्लस चार्ज आ गया, एक प्लस चार्ज आ गया, वही है बेसिक चीज। और ये करने के लिए मुझे जितना अमाउंट का एनर्जी जरूरत है उसको बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। और देखिए पहले लिथियम का जो एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो आप, वहां पर इतना एनर्जी यूज होता है। फिर अगर आप लिथियम का दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश कर रहे हो, जो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी है, अगर आप दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करोगे तो वो बोला जाएगा। ये थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो आप अगर तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करोगे लिथियम एटम में से, तो उसको बोला जाएगा I3 या फिर थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। सिमिलरली ऐसे देखिए पूरा पीरियड का हमें आयनाइजेशन एनर्जी दिया गया है, और पूरे पीरियड में देखिए आयनाइजेशन एनर्जी धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है, धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है। आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस अलोंग द पीरियड। आयनाइजेशन एनर्जी और साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर साइज डिक्रीज करता है एटम का तो उसका आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है। उसी दिन बताया था ना, अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन को वो छोड़ने में ज्यादा एनर्जी लेगा, इलेक्ट्रॉन को निकालने में ज्यादा एनर्जी लगेगा, तो आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा जिसका साइज छोटा होगा। और हमें पता था कि अलोंग द पीरियड साइज डिक्रीजेस, सो आयनाइजेशन एनर्जी डेफिनेटली इंक्रीज। ओके, वही अलोंग द डाउन द ग्रुप क्या होगा? डाउन द ग्रुप तो साइज सर इंक्रीज कर रहा था, अगर साइज इंक्रीज कर रहा था सर, सो डेफिनेटली आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगा। वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग आयनाइजेशन एंथैल्पी में, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग आयनाइजेशन एंथैल्पी में। ओके, तो होप आप लोग सब लिख रहे होंगे, होप आप लोग सब लिख रहे होंगे। जो नए बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं जिसको एटॉमिक स्ट्रक्चर अच्छे से पढ़ना है, तो वो कृपया करके चैनल में जाके पूरा प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है, पूरा प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर 17 लेक्चर्स हैं 30 मिनट्स के अराउंड, तो आपको लगेंगे एक दिन मिनिमम में आप खत्म कर देंगे। ओके, तो जाइए उसको वहां से खत्म कीजिए, नोट्स सारे बच्चों से कलेक्ट कीजिए। मैं भी और एक बार आज ही ग्रुप में फॉरवर्ड कर देता हूँ वो सब,
ओके, और एक बार आज ही ग्रुप में आप लोगों के लिए फॉरवर्ड कर देता हूँ। फिर आप लोग थोड़ा पढ़िए, प्रीवियस पढ़ाई को कीजिए, और पीरियडिक टेबल का भी कोई अगर किसी भी क्लास को मिस किया है तो वो और एक बार जाके क्लास कर सकता है। प्लेलिस्ट में सारे वीडियो डे बाय डे अपडेटेड हैं, जिस दिन को क्लास हो रहा है उसी दिन को ही मैं अपडेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, बिकॉज वो आप लोगों के लिए फायदा होगा। कभी आप बाद में याद नहीं रख सकते, इतना ज्यादा चीज आप मतलब क्या दिमाग में नहीं दे सकते, तो आपको जो वाला पार्ट वीक लग रहा होगा उसी पार्ट को जाके आप देख सकते हैं और आपका कंसेप्ट आप रिवाइज कर सकते हैं। आपके फायदे के लिए किया जा रहा है, तो जाके उस रिसोर्स का यूज कीजिए, और आपको जो बुक्स प्रोवाइड कर रहे हैं, असाइनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको अच्छे से पढ़िए और करिए। सारे क्वेश्चंस अटेंड करने की कोशिश कीजिए। जितना ज्यादा आप क्वेश्चंस लगाएंगे ना, उतना आपका डेवलपमेंट होता जाएगा धीरे धीरे, और 2 साल में आप एक सॉलिड केमिस्ट या फिर सॉलिड साइंस स्टूडेंट बन के निकलेंगे। अगर आप अभी से ही मेहनत करेंगे नहीं, अभी से ही आप 1 घंटा भी नहीं पढ़ेंगे, तो आप 2 साल के बाद आप अभी जितना जानते हो 2 साल के बाद भी उतना ही आप जान के निकलोगे। एग्जाम में मार्क रखना ना रखना वो एक डिफरेंट चीज है। आप कितना पढ़ाई सीखते हो, कितना आप लर्न करते हो, यहाँ पर कितना आप लर्न करते हो वो आपके हार्ड वर्क के ऊपर डिपेंड करेगा। एग्जाम में तो कोई कॉपी कर देगा, कोई दूसरे आगे वाले को पूछ के लिख लेगा, वो डिफरेंट फैक्ट है, और टीचर्स भी मार्क यहाँ पर दे देते हैं। पर आपको हार्ड वर्क के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितना पढ़ाई सीखे हो, आप आगे जाके क्या लाइन चूज कर सकते हो, आप आगे जाके केमिस्ट्री या फिर फिजिक्स में कितना आगे जा सकते हो। तो वो आपको कैसे डिसाइड करेगा ना, आपका कितना मेहनत है इस टॉपिक के ऊपर। आपने अगर 2 साल में 2 घंटा भी केमिस्ट्री नहीं पढ़ा और आप बोलोगे कि मैं केमिस्ट्री में हायर एजुकेशन करना चाहता हूँ, तो कैसे पॉसिबल होगा? आपको तो कुछ पता ही नहीं होगा। अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ा है अच्छे से, आप कॉन्फिडेंट हो, तो आप जेई लेते हो, इंजीनियरिंग लेते हो या कुछ भी लेते हो, तो वहां पर आप केमिस्ट्री को अच्छे से आगे पढ़ सकते हो। ओके, मेडिकल में भी फर्स्ट ईयर में केमिस्ट्री होता है, समझ रहे हो, बायोकेमिस्ट्री सिंस। तो यहाँ पर देखिए फैक्टर्स क्या है हमारे पास। डायरेक्ट मेजर हम नहीं निकाल सकते, यहाँ पर हमें निकालना है कैटायन, और यहाँ पर स्मॉलर आयनाइजेशन एनर्जी किसका होगा ना, जिस पर इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी होगा, जिस एटॉम से इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी होगा, वहां पर उसका आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू स्मॉल होगा। और सिमिलरली देखिए, अगर आप 3 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, एक पहले निकाला उसको बोले हमने आयनाइजेशन एंथैल्पी या फिर आयनाइजेशन एनर्जी 1, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला उसको बोला आयनाइजेशन एनर्जी 2, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाल के हमने M3+ किया उसको बोला आयनाइजेशन एनर्जी 3। तो यहाँ पर अगर आप ऐसे 3 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, तो पहले सबसे बड़ा वैल्यू किसका होगा ना, तीसरे वाले का होगा। उसके बाद I2 उससे भी बड़ा, उससे छोटा होगा, और I3 उससे, I1 उससे भी छोटा होगा। क्यों ऐसा हो रहा है ना, जैसे जैसे आप एक इलेक्ट्रॉन निकालते जाओगे, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो 10 हैं, यहाँ पर 10 या फिर 20 कुछ भी है, कांस्टेंट है, पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे डिक्रीज करता जाएगा, अट्रैक्शन वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। इसीलिए आपको आखिरी तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, और उससे कम देना पड़ेगा दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, और उससे कम देना पड़ेगा पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। यही है अपना बेसिक थिंग, यही है अपना बेसिक थिंग। ओके, since the energy always required to remove an electron from an atom, the value of ionization enthalpy is always positive. तो आयनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगा, या आपके दिमाग में या फिर कॉपी में, दोनों जगह लिख लीजिए, दोनों जगह आप यहाँ लिख लीजिए, समझ रहे हो। तो आप होप आप लोगों ने ये तीनों पॉइंट अच्छे से लिखा होगा। आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए वही बताया गया है मैंने जो आपको अभी बताया, कि जो इलेक्ट्रॉन सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी निकालते हैं, वहां पर सबसे आखिरी वाला सबसे ज्यादा बड़ा होता है, बिकॉज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम है, पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन घटते ही जा रहे हैं, घटते ही जा रहे हैं, तो अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा और ज्यादा एनर्जी चाहिए, ज्यादा एनर्जी चाहिए होगा हमें निकालने के लिए अपना आउटर मोस्ट, या फिर जो भी हमारा इलेक्ट्रॉन रहेगा आखिर में। ओके, तो बेसिक कंसेप्ट है, जैसे ही हमने साइज को समझा था, वहां पर यहाँ पर हम ऐसे ही इस ट्रेंड को समझ सकते हैं, ऐसे ही इस ट्रेंड को समझ सकते हैं। ओके, तो इसका पहला फैक्टर होगा कि साइज डिक्रीज करता है, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच अट्रैक्शन इंक्रीज करता है, बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज कर रहे हैं, बट नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम है ना। पहले 10 इलेक्ट्रॉन के साथ 10 प्रोटॉन थे, फिर 9 इलेक्ट्रॉन के साथ 10 प्रोटॉन है, तो वो ज्यादा खींचेंगे, फिर 8 इलेक्ट्रॉन के साथ 10 प्रोटॉन है, तो वो और भी ज्यादा खींचेंगे, समझ रहे हो ना। ओके, तो यहाँ पर देखिए फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एंथैल्पी, फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एंथैल्पी। पहला फैक्टर क्या है ना, साइज ऑफ द एटम। साइज ऑफ द एटम क्या होता है ना, इन ए स्मॉल एटम में क्या होगा
ना आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा। मैंने आपको अभी बताया था कि जितना साइज डिक्रीज करेगा उतना आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा, और जितना साइज इंक्रीज करेगा उतना आयनाइजेशन एनर्जी कम होगा। तो आपको क्या पता चला ना, अलोंग द पीरियड आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस, और डाउन द ग्रुप अगर हम नीचे जाएंगे ग्रुप के तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करता है। पीरियड और ग्रुप आप लोग समझे हो कि नहीं समझे हो? पीरियड होता है हॉरिजॉन्टल रोज और ग्रुप होते हैं वर्टिकल कॉलम्स, हाँ कि नहीं? हमने मॉडर्न पीरियडिक टेबल आपके साथ डिस्कस किया था। और ये दूसरा पॉइंट देखिए, न्यूक्लियर के चार्ज के साथ अपना आयनाइजेशन एनर्जी कैसे वैरी करता है ना, आयनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आवर न्यूक्लियर चार्ज। वेरी गुड बेटा, आपको ये समझ आ गया होगा आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में। न्यूक्लियर चार्ज जितना बढ़ेगा उतना आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा, बिकॉज नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज करेगा तो अट्रैक्शन उतना इंक्रीज करेगा। और ये शेल्डिंग इफेक्ट पिछले क्लास में मैंने बताया था, शेल्डिंग इफेक्ट क्या होता है ना, इनर इलेक्ट्रॉन को रोकना, इनर इलेक्ट्रॉन के पास अपना अट्रैक्शन रुक जाना और आउटर इलेक्ट्रॉन्स को कम अट्रैक्शन या फिर कम एनर्जी से इन मतलब कम अट्रैक्शन से पुल मिलना। ओके, तो लार्जर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इनर सेल्स, तो जब अपने इनर सेल में ज्यादा इलेक्ट्रॉन भर्ती होना शुरू हो जाएंगे तो वहां पर ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट आएगा और आउटर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्शन कम मिलेगा। तो वहां पर ग्रेटर इज द स्क्रीनिंग एंड स्मॉलर इज द न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्मॉलर इज द न्यूक्लियर फोर्स अट्रैक्शन बाय आउटर इलेक्ट्रॉन, तो आउटर इलेक्ट्रॉन को कम अट्रैक्शन मिलेगा। अगर आउटर इलेक्ट्रॉन कम अट्रैक्शन से बाइंड है अपने न्यूक्लियस के साथ तो उसको निकालना उतना इजी होगा। ओके, अगर आप घर में अच्छे से अंदर घुसे हो तो आपको घर से निकालना बहुत मुश्किल होगा। अगर आप घर के बालकनी में खड़े हो तो आपको कोई भी धक्का दे दे आप निकल जाओगे, समझ रहे हो? तो ऐसा ही फंडा है इलेक्ट्रॉन के साथ। तो यहाँ पर शील्डिंग इफेक्ट जितना इंक्रीज करेगा आयनाइजेशन एनर्जी उतना डिक्रीज करेगा। ये वाला पॉइंट बिल्कुल याद रख लेना भाई, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर पेनेट्रेशन इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का पेनेट्रेशन का ऑर्डर होता है जो शील्डिंग इफेक्ट में पिछले क्लास में भी हमने पढ़ा था। एस ऑर्बिटल में सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद पी में, उसके बाद डी में, उसके बाद एफ में। तो आपको इसी हिसाब से आयनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज करता दिखेगा। एस में सबसे ज्यादा होगा, पी में उससे कम, डी में उससे कम, एफ में उससे कम। ओके, वेरी गुड बच्चों, पेनिट्रेशन इफेक्ट को लिख लीजिए, पेनिट्रेशन इफेक्ट को लिख लीजिए। और यहाँ तक अगर कुछ डाउट है तो मुझे बताइए, नहीं तो आगे चलेंगे। नहीं तो आप लोग तो आजकल के एडवांस बच्चे हो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, और आपके पास तो पीडीएफ भी है, आप खुद जाके बाद में पढ़ सकते हो, वीडियोस है, इतना सब कुछ अवेलेबल तो आपको ऑफलाइन क्लास में भी नहीं होगा। ओके, वीडियोस, पीडीएफ, ये सब ऑफलाइन क्लास में भी आपको मिलना मुश्किल होगा। ऑफलाइन क्लास में तो आपको क्लास में खुद लिखना पड़ेगा ये सब। ओके, स्क्रीनशॉट की भी सुविधा है, क्लास में तो आप स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते, पूरा लिखना पड़ता है। ओके, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इन एन एटॉम, द फुल्ली फिल्ड और हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आर मोर स्टेबल। मैंने बताया था क्रोमियम और कॉपर का केस आपको बताया था, वहां पर मोर स्टेबल होते हैं फुल्ली फिल्ड और हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो वहां पर आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा उनके नेबरिंग एटॉम से। एक एग्जाम्पल है नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन के पास है कार्बन और इस तरफ है ऑक्सीजन, पर ये जो नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन है 2p3 और ये है पूरा हाफ फील्ड, जो 3p ऑर्बिटल हैं ऐसे ये सिंगल इलेक्ट्रॉन से हाफ फील्ड है। तो नाइट्रोजन का फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन का जो 2p4 से ज्यादा होगा नाइट्रोजन का, और यहाँ पर कार्बन से भी ज्यादा होगा बिकॉज कार्बन का है 2p2, तो नाइट्रोजन का आयनाइजेशन एनर्जी बोथ कार्बन एंड ऑक्सीजन से ज्यादा होगा। और ऑर्डर क्या है ना, कंप्लीटली फील्ड सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद हाफ फील्ड होगा, उसके बाद इनकम्प्लीटली फील्ड होगा आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर। वेरी नाइस बच्चों, आपको समझ आ गया होगा यहाँ तक। तो लिख लीजिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाफ फील्ड और फुल फील्ड ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए वहां पर आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होता है, और इनकम्प्लीटली फील्ड में आयनाइजेशन एनर्जी कम होता है। इस ऑर्डर या फिर ट्रेंड को लिख लीजिए। फिर हम पढ़ेंगे पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी तो अभी हमने पढ़ा, डाउन द ग्रुप क्या होता है ना, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करता है और अलोंग द पीरियड आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करता है। इसे अंडरलाइन कर दीजिए, अलोंग द पीरियड आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस और डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। अभी हम देखते हैं क्या होता है, कहां पर कुछ एक्सेप्शंस वगैरह वगैरह वो सब देखते हैं। ये जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी है बहुत इजी टॉपिक है और आपको बहुत परेशान भी कर सकता है अगर आप अच्छे से नहीं समझते हो तो यहाँ पर देखिए डाउन द ग्रुप क्या होता है ना, चार्ज बढ़ता है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ता है, बिकॉज KLMN ऐसे एक एक सेल ऐड होते हैं डाउन द ग्रुप। तो ये तीनों पॉइंट आपको अच्छे समझ आ गया। देयर इज एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनर इलेक्ट्रॉन्स ऑल्सो, इनर इलेक्ट्रॉन का नंबर इंक्रीज होगा तो कौन सा इफेक्ट आएगा यहाँ पर, शील्डिंग या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट आएगा, शील्डिंग या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट आएगा। अगर शील्डिंग और स्क्रीनिंग ज्यादा हुआ तो आयनाइजेशन एनर्जी ऑब्वियसली सर डिक्रीज करेगा,
इसीलिए डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करता है। पर ये हर जगह तो सही नहीं होगा, ये हर जगह तो सही नहीं होगा। केमिस्ट्री है मतलब एक्सेप्शन होगा, केमिस्ट्री है मतलब एक्सेप्शन होगा। तो यहाँ पर देखिए ये जो ग्रुप, ये वाला ग्रुप बिल्कुल सही है। और ये वाला ग्रुप देखिए यहाँ पर बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये ग्रुप में बहुत ज्यादा लफड़ा है भाई, बहुत ज्यादा एक्सेप्शन है। तो इसका एक एक्सेप्शन ये ग्रुप को आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पर डाउन द ग्रुप रेगुलर, डाउन द ग्रुप या फिर डाउन द ग्रुप रेगुलर इंक्रीज नहीं होता, रेगुलर डिक्रीज नहीं होता। क्या होता है ना, बोरोन का सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद एल्यूमिनियम का उससे कम होता है, बट फिर गैलियम एल्यूमिनियम से ज्यादा हो जाता है, गैलियम एल्यूमिनियम से ज्यादा हो जाता है। उसके बाद फिर गैलियम इंडियम से भी बड़ा हो जाता है। और फिर थालियम क्या होता है ना, इंडियम, गैलियम, एल्यूमिनियम तीनों से बड़ा हो जाता है। देखो ये वाला ग्रुप एक खतरनाक ग्रुप है। आपको यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड समझ में ही नहीं आएगा। तो इसको बिल्कुल आपको एक्सेप्शन समझ के याद रखना है, रिमेंबर, एक्सेप्शन समझ के याद रखना है इसको, इसका कोई भी ट्रेंड नहीं है। और यहाँ पर एक्सप्लेनेशन आपको क्या दिया गया है ना, रीजन फॉर द इरेगुलरिटी इन गैलियम हैविंग कंप्लीटली फिल्ड 3d ऑर्बिटल्स, ओके, नॉट प्रेजेंट इन एल्यूमिनियम। गैलियम में जो 3d ऑर्बिटल है उन्होंने यहाँ पर लफड़ा किया। फिर उसके बाद गैलियम स्मॉलर साइज, मोर एवर थैलियम हैज एक्स्ट्रा 4f सेल प्रेजेंट एंड नॉट इन इंडियम। तो थालियम में एक्स्ट्रा 4f सेल प्रेजेंट है और वहां पर शील्डिंग कम होता है। तो यहाँ पर हैज ए पुअर शील्डिंग इफेक्ट, हेंस हायर आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू। तो 4f का जो शील्डिंग या फिर पेनेट्रेशन पावर बहुत कम होता है, तो इसीलिए थालियम का जो है आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है। पर इंडियम में जो डी वगैरह होते हैं वहां पर होता है अपना ज्यादा पावर होता है शील्डिंग इफेक्ट का, और इंडियम में कम है आयनाइजेशन एनर्जी। शील्डिंग इफेक्ट जितना ज्यादा होगा आयनाइजेशन एनर्जी उतना कम होगा। धीरे धीरे आपको अच्छे से इसको कॉन्स्टेंटली आपको नोट बनाते जाना है, और आगे आपको इसको प्रिजर्व भी करना है अपने एग्जाम के लिए, रिवाइज करने के लिए। समझ रहे हो? तो अभी आप मुझे समझाइए अलोंग द पीरियड क्या कुछ होता होगा। अभी मैंने तो आपको बता दिया कि अलोंग द पीरियड आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करता होगा, पर एक पीरियड हमारे पास है जहां पर इंक्रीज नहीं करता है। ये वाला पीरियड देखिए, एक्सेप्शन से भरा हुआ है, एक्सेप्शन से भरा हुआ है। ये जो हीलियम है, ये जो हीलियम है यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है हाइड्रोजन से। फिर जो लिथियम है डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि ना ये है 1s2 स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, ओके, ये सबसे ज्यादा है। फिर उसके बाद ये वाला स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है फुलफिल्ड 2s2 फुलफिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद देखिए नाइट्रोजन ऑक्सीजन और कार्बन से बड़ा है बिकॉज ऑफ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद नियोन एक इनर्ट गैस है, उसका तो वैल्यू ज्यादा ही है। फिर उसके बाद देखिए सोडियम डिक्रीज करता है, फिर मैग्नीशियम इंक्रीज करता है बिकॉज 3s2 फुलफिल्ड। और यहाँ पर देखिए फास्फोरस और सल्फर के बीच फास्फोरस ज्यादा होता है बिकॉज यहाँ पर 3p3 हाफ फिल्ड, ओके। मैंने बताया था हाफ फिल्ड और फुलफिल्ड ऑर्बिटल ज्यादा होंगे आयनाइजेशन एनर्जी में, इससे ना एम्प्टी ऑर्बिटल या फिर इनकम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल से। और ये देखिए ये इनर्ट गैस है, यहाँ पर 3p6 है, 3s2 3p6 है, तो ये भी फुलफिल्ड है, और इसका आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा नॉर्मल दूसरे इनकम्प्लीटली फिल्ड एटॉम से। तो ये ग्राफ्स अपने कॉपी में होना चाहिए, ये ग्राफ्स अपने कॉपी में होना चाहिए, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए, ओके। तो यहाँ पर ये सब आपको समझाया गया है क्या कुछ हो रहा है क्या कुछ नहीं हो रहा है। और आयनाइजेशन एनर्जी हम इतने में ही आयनाइजेशन एनर्जी को खत्म करते हैं, और इससे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं बच्चों। आयनाइजेशन एनर्जी जो एक ऐसा पार्ट है जहां से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं, और आपके लिए ये एक अच्छा सा होमवर्क है कि आप इस एक्सरसाइज को खत्म करें। और ये 20 क्वेश्चन जो कर लेगा, ये 20 क्वेश्चन जो कर लेगा, उसका जो साइज और आयनाइजेशन एनर्जी से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। तो आपको पहले क्या करना है, थ्योरी को अच्छे से पढ़ना है, एक अपना पर्सनल नोट बनाना है। पर्सनल नोट आप जिसे समझ सकते हो, कोई दूसरा समझे ना समझे, एक पर्सनल नोट बनाना है, और ये 20 क्वेश्चन को लगाना है अगले क्लास तक, मतलब एक दिन का टाइम है आपके पास, ये सब आपको अच्छे से कंप्लीट करना है, ओके। ये तो हो गया अपना पढ़ाई का बात, ये तो हो गया आज का अपना कॉन्सेप्ट आयनाइजेशन एनर्जी का बात। हमने बोला था पीरियडिक प्रॉपर्टीज हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, पर आपको समझाते चलेंगे, आपको अच्छे से समझाते समझाते चलेंगे, ओके। यहाँ तक आपको अगर कोई भी डाउट है किसी को, तो मुझे बताइए कि सर ये वाला पार्ट नहीं हुआ, कुछ डाउट है वगैरह पूछ लीजिए। और क्वेश्चंस अभी देखिए मेरे साथ, कोई भी अगर क्वेश्चन में भी आपको अभी डाउट लग रहा है तो पूछ लीजिए, अभी मौका है आप लोगों के पास। या फिर प्रीवियस आपको जो भी डाउट है पीरियडिक टेबल के टॉपिक से आप अभी पूछ सकते हैं, पर्सनली कोई भी कुछ भी पूछ सकता है, टेंशन मत लो, ओके। कोई भी कुछ भी पूछ सकता है। कौन कौन बच्चे हैं, देवानंद है, यज्ञन है, नीतीश है, श्रुति रंजन है, ये 4 बच्चे हैं, कुछ भी पूछ सकते हो भाई, पूछो, क्वेश्चन फेंको।
और आपको सर वो सारे जो रेकॉर्डिंग। ग्राफ नहीं है, हाँ बेटा। सर वो जो ग्राफ समझा है, जो हाइड्रोजन लिथियम से लिथियम डाउन क्यों हो जा रहा था सर? लिथियम डाउन क्यों हो जा रहा है? आप देखो लिथियम के पहले कौन है? हीलियम है, हाँ कि नहीं? और हीलियम का यस कॉन्फ़िगरेशन क्या सर। होता है? 1s2 होता है, जो कि फुलफिल्ड है। यस सर। पर लिथियम में क्या होता है? 1s2 2s1। तो ये हाफ फिल्ड हो जाता है, इसलिए लिथियम डिक्रीज करता है हीलियम से। और जो बेरिलियम है इंक्रीज क्यों करता है ना? यहाँ पर 2s2 कॉन्फ़िगरेशन है बेटा, और 2s2 कॉन्फ़िगरेशन 2s1 से ज्यादा स्टेबल होता है। और जितना ज्यादा स्टेबल अपना कॉन्फ़िगरेशन, उतना मुश्किल है वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना। देखो तुम स्टेबल होके घर में बैठे हो, तो तुमको वहां से घर से निकालना जितना मुश्किल होगा, अगर आप बालकनी में या फिर घर के दरवाजे के पास हो, मैं जाऊंगा आपको धक्का दे दूंगा, आप घर से निकल जाओगे, ये बहुत इजी होगा। पर अब अगर आप अपने रूम में अंदर पूरा कॉन्स्टेंटली आप बैठे हुए हो, तो वहां से आपको निकालना बहुत मुश्किल होगा। तो यही वाला फंडा है इलेक्ट्रॉन के साथ। ओके, फुलफिल्ड सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, फिर हाफ फील्ड उससे कम स्टेबल होता है, और इनकम्प्लीट फील्ड या फिर एम्प्टी फील्ड उससे कम स्टेबल होता है। तो ये तीन फंडे हैं इस ग्राफ्स में, ये तीन फंडा है इस ग्राफ में। ओके, तो और ये तीनों ओके सर। पॉइंट आप खुद पढ़िए अभी मेरे साथ। क्या आपको समझ आ रहा है, नहीं समझ आ रहा है बताइए। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ बोरोन इज लेस देन बेरिलियम बिकॉज बेरिलियम में है फुलफिल्ड टू इस ऑर्बिटल्स। देखिए यहाँ पर आपको समझाया गया है। और नाइट्रोजन की बात तो मैं अभी कर रहा था, नाइट्रोजन में हाफ फील्ड पी ऑर्बिटल है, इसीलिए उसका आयनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से ज्यादा होगा। सिमिलरली एल्यूमिनियम कम होगा मैग्नीशियम से, बिकॉज मैग्नीशियम और बेरिलियम, मैग्नीशियम में 3s2 का कॉन्फ़िगरेशन है जो कि फुलफिल्ड है, पर एल्यूमिनियम में 3s2 और 3p1 है, 3s2 और 3p1 है, जो कि इनकम्प्लीटली फिल्ड है। और अभी मैंने आपको बताया कि फुल फील्ड सबसे ज्यादा स्टेबल होता है हाफ फील्ड से भी, और हाफ फील्ड इनकम्प्लीटली फिल्ड से ज्यादा स्टेबल होता है। तो ये तीनों, यही एक प्रिंसिपल को लेके हम सबका आयनाइजेशन एनर्जी मतलब अपना निकाल सकते हैं, वो उनका प्रेडिक्ट कर सकते हैं ट्रेंड। और आप कैसे प्रेडिक्ट करोगे अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही नहीं पता होगा? तो आपने जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का होमवर्क किया था याद है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का होमवर्क किया था मेरे साथ 36 तक, सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा था। तो उसको और एक बार रिवाइज करो, मतलब और एक बार लिखने की जरूरत नहीं है, उसको रिवाइज करो। और वहां पर आपको चेक करने की बात है, क्रोमियम कॉपर, क्रोमियम कॉपर Cu, ओके, 24 क्रोमियम, 29 कॉपर, और आर्सेनिक, और आर्सेनिक, ओके, ये तीनों को आपको चेक करना है, हाँ कि नहीं? आर्सेनिक 33, ओके। आपने सही लिखा है कि नहीं लिखा है, ये तीनों को आपको चेक करना है, मुझे पूछना है अगर नहीं समझ आता है कुछ भी। और आगे हम चलेंगे क्वेश्चन सेशन की तरफ, अपने क्वेश्चन सेशन की तरफ। क्वेश्चंस में कुछ, अगर कुछ भी, किसी को भी कुछ भी दुविधा, शंका, डाउट है, पूछ लीजिए। और अगर नहीं है तो कुछ बातें करेंगे, अगर नहीं है तो कुछ बातें करेंगे। जल्दी बताओ, डाउट है या नहीं? नहीं है तो कुछ इंटरेस्टिंग बातें करेंगे जो आपके एग्जाम और मार्क्स के साथ रिलेटेड है। आपको एक असाइनमेंट दिया जाएगा, बहुत ही आसान असाइनमेंट होगा, और उसको कंप्लीट करेंगे तो आपका जो प्रैक्टिकल मार्क है, उसी असाइनमेंट के बेसिस में, जो जितना अच्छे से वो असाइनमेंट करेगा, उसी असाइनमेंट के बेसिस से आपको प्रैक्टिकल मार्क्स मिलेंगे, समझ रहे हो? लॉकडाउन में मुझे पता है कुछ बाहर से लेना मिलना बहुत मुश्किल है, तो ऐसा असाइनमेंट आपको दिया जाएगा जिससे कि आप घर से जितने भी चीज आपके पास अवेलेबल हैं उससे आप कुछ बना सकते हैं। ग्राफ पेपर तो सबके पास होगा, ग्राफ्स आप बना सकते हैं। वैसे ही आप ट्रेंड्स लिख सकते हैं, और A4 पेपर या फिर नॉर्मल कॉपी से भी आप पेपर फाड़ के उसमें लिख सकते हैं। पेपर तो होगा, पेन तो होगा, और कुछ अगर एक्सटर्नल चीजें जरूरत हुई तो मैं बताऊंगा आपको। ओके, एक अच्छा सा असाइनमेंट आप लोगों के लिए डिजाइन किया जा रहा है, और आप वो असाइनमेंट अच्छे से कंप्लीट करेंगे, और आपको मिल जाएगा आपका प्रैक्टिकल्स का मार्क, समझ रहे हो? और अगर किसी को कुछ भी डाउट है इस पार्ट्स में, ये वाले क्वेश्चन सेशन में, तो आप मुझे अभी पूछ सकते हो, या फिर करके पूछोगे अगले क्लास को, या फिर करके पूछोगे। बताओ जल्दी, क्लास यहीं पर खत्म करते हैं, और असाइनमेंट आपको ग्रुप में मैं डिटेल के साथ अपडेट कर दूंगा। 15 सितंबर रहेगा आखिरी डेट, 15 सितंबर के अंदर आप सबमिट कर सकते हो असाइनमेंट। और अगर हुआ तो एक दूसरा असाइनमेंट अक्टूबर में भी आएगा, और उसको भी आप अक्टूबर 15 तक सबमिट कर सकते हो, दुर्गा पूजा के छुट्टी के बाद। ओके, और बाकी अपना जो नोट्स और होमवर्क है वो सीरियसली करो। ये जो आपको दे रहे हैं हम क्वेश्चंस, और आपको जो नोट्स दिए जा रहे हैं, आपको जो बनाने के लिए ग्राफ वगैरह दिए जा रहे हैं, उसको आप सीरियसली पढ़ो। अगर अच्छा करना है केमिस्ट्री में, आगे कुछ करना है, तो आपको सीरियसली पढ़ना है ये सबको। ओके, और जो भी आपको छोटा छोटा, जितना भी छोटा डाउट हो या फिर जितना भी बड़ा डाउट हो, आप मुझे पूछ सकते हैं। ओके,
और मैं कहीं से भी आपको उसका सोल्यूशन दे दूंगा, खुद लिख के दूं या फिर वीडियो बना के दूं या फिर ऑडियो में दूं, कुछ भी करके दूं, आपको मैं उसका सोल्यूशन दे दूंगा। समझ रहे हो? तो यहीं पर आज का आपका क्लास एंड करते हैं। कोई भी डाउट हो तो मुझे आप लोग पूछ सकते हैं। शुक्रिया, थैंक यू।